हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो कल प्रैक्टिस की 2 वीडियो आई थी। एक सुबह 10 बजे आई थी और एक रात में 10:30 बजे आई थी। जो रात में 10:30 बजे वीडियो आई थी उसमें मैंने ऐसे प्रश्न लिए थे जो प्रश्न मैंने पहले नहीं लिए थे, यानी क्लास 3rd की बुक से मैंने वो प्रश्न बनाए थे और वही प्रश्न मैंने आपको रात वाली वीडियो में प्रैक्टिस भी करवाए थे। अब समय है रिवीजन का, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका रिवीजन करना आवश्यक है। तो ये रिवीजन वीडियो है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। पहला विकल्प है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, दूसरा है दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम और चौथा है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व। तो तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की स्थितियां पूछी गई हैं। तो चलिए मैप में देख लीजिए, ये है तेलंगाना, ये रहा बिहार और ये रहा गुजरात। तो तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात की स्थिति है उत्तर पश्चिम, और जो बिहार है इसकी है उत्तर पूर्व। मैप में आपको पता होना चाहिए दिशाएं, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है और ये नीचे होता है दक्षिण। तो ये दिशाएं आपको पता होनी चाहिए। जो दिशा वाले प्रश्न आते हैं जिनमें दूरी और दिशा बतानी होती है, उसमें भी हम दिशाओं का प्रयोग करते हैं, तो आप लोगों को दिशाएं पता होनी चाहिए। चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात की स्थिति हो गई उत्तर पश्चिम और बिहार की उत्तर पूर्व, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समय नहीं ज्यादा बर्बाद करेंगे। मेरा प्रयास है कि मैं इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ले सकूं ताकि आपके प्रश्नों का रिवीजन हो जाए, इसलिए समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। लिखा है यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करें कि 155 में 19.7 का गुणा कर देंगे, हमें मिलेगा 3053.5 मीटर। अब ये हमें मीटर में मिला है, लेकिन जो उत्तर हम देख रहे हैं ये उत्तर किलोमीटर में है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। हम 1000 से इसमें भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 3.0535, यानी कि 3.05 किलोमीटर। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने पहले लिया है और डिटेल में समझाया भी था। आपको क्या करना है, जो ये पैमाना दिया गया है, जो दूरी दी गई है, इन दोनों का गुणा कर देना है। उसके बाद हमने अपने उत्तर देखे, विकल्प देखे, तो ये सभी किलोमीटर में थे और जो हमने निकाला था वो मीटर में था। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। हम 1000 से भाग दे देंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। पहला विकल्प है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है, दूसरा है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है, तीसरा है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है, और चौथा है अधिक ऊंचाई पर खून यानी रक्त गाढ़ा हो जाता है। तो जो पर्वतारोही होते हैं जब वे अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो नाक से खून बहने का कारण पूछा गया है। तो कारण होता है कि रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, इसीलिए नाक से खून निकलने लगता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। पहला विकल्प है ऊन लकड़ी लोहा, दूसरा है हवा जल तांबा, तीसरा है हवा ऊन एल्यूमिनियम और चौथा है ऊन प्लास्टिक लकड़ी। तो ऊष्मा के कुचालक क्या होते हैं? जिनमें से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, यानी कि जो अपने
अपने से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देते, वह ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। इसमें ऊष्मा के कुचालक हैं ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के बाई भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? पहला विकल्प है प्रचुर, दूसरा है विदेशी, तीसरा है स्थानिक और चौथा है विलुप्त होने की कगार पर। तो जो प्रजाति किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है वह स्थानिक प्रजाति होती है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रचुर क्या है? तो प्रचुर वे प्रजातियां हैं जो बड़ी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन जरूरी नहीं है किसी भौगोलिक प्रतिबंध का संकेत दें। जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में हैं वे व्यापक हैं और किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। जो प्रचुर मात्रा में होती हैं ये किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित नहीं होती, ये हर जगह पाई जाती हैं। विदेशी क्या होती हैं? जो बाहर से लाई जाती हैं। और स्थानिक आपको बता ही दिया। और विलुप्त होने की कगार पर तो ये होती हैं जो जिनका अस्तित्व खतरे में होता है, यानी ये इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और हो सकता है ये भविष्य में समाप्त हो जाएं, तो ये विलुप्त होने की कगार पर कहीं जाती हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। तो हाथियों के विषय में जो कथन सही नहीं है वह बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। हथनियां झुंडों में रहती हैं, बिल्कुल सही बात है, हथनियां झुंडों में रहती हैं। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे रहते हैं, यही गलत है। दूसरा ही हमें गलत मिल गया, क्योंकि जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, 20 से 25 हथनियां और बच्चे नहीं होते। तो ये गलत हो गया और गलत ही पूछा गया था, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया। हाथी जो होते हैं 14-15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद भी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। और हाथियों के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर है। तो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। अब जैसा जैसा कहा गया है वैसा हम चित्र बनाते जाएंगे। लिखा है अतः आप पहले ए पर जाते हैं, यानी एक्स से हम चले 125 मीटर की दूरी, हमें मिल गया ए। उसके बाद लिखा है कि फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है। तो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर हमें बी मिल गया। उसके बाद लिखा है फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है 150 मीटर की दूरी पर। तो फिर हम सी पर पहुंचे 150 मीटर दूरी चलकर, ये हमें सी मिल गया। उसके बाद लिखा है और अंत में आप अपने विद्यालय वाई पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में है 75 मीटर की दूरी पर। तो ये हमें मिल गया हमारा विद्यालय 75 मीटर की दूरी पर सी से, यानी कि सी से पूर्व की तरफ चलना है, तो हम चल दिए पूर्व की तरफ। उसके बाद लिखा है बाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या है, यानी कि बाई के सापेक्ष एक्स की दिशा पूछी गई है। तो आप देखते हैं कि ठीक दक्षिण में आपका घर है विद्यालय के सापेक्ष, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जैसा हमसे कहा गया है उसी तरीके से चित्र बनाते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना, मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद हैं। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? पहला है स्कर्वी और एनीमिया, दूसरा है क्वासियोरकर और एनीमिया, तीसरा है मोटापा और एनीमिया और चौथा है पेलाग्रा और अनीमिया। तो सलीम और राजू जो हैं, सलीम तला हुआ खाना खाता है, मैदा से बने उत्पाद खाता है, तो उसका वजन बढ़ जाएगा, यानी कि आगे चलकर उसको मोटापा की समस्या हो जाएगी। लेकिन जो राजू है वह घर का खाना तो खाता है, लेकिन वह आयरन वाली चीजें नहीं खाता, यानी कि पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो वह आयरन वाली चीजें खाता ही नहीं है, तो आगे चलकर उसको एनीमिया यानी खून की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सलीम पीड़ित हो जाएगा मोटापे से और राजू हो जाएगा एनीमिया से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। पहला विकल्प है ब्रास, ब्रॉन्ज, लिथियम, दूसरा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्टील, तीसरा है स्टील, ब्रास, टिन और चौथा है स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज। तो जो मिश्र धातुओं से बना है वह है स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो स्टील होती है
लोहे और कार्बन की मिश्र धातु है। कभी कभी इसके गुणों को बढ़ाने के लिए अन्य तत्व भी इसमें मिला दिए जाते हैं। जो बिरास है ये तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है, और बिरांज जो है ये तांबे और टिन की मिश्र धातु है। बिरांज यानी कि कांसा, और ये कई बार पूछा गया है तो आपको याद रखना है, कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं, क्या होते हैं ये बताना है। 1% पर्पटी, 84% मेंटल, 15% क्रोड। तो भाई तीनों ही सही लिखे हुए हैं। 1% पर्पटी पाई जाती है, 84% मेंटल और 15% क्रोड, यानी कि ABC तीनों ही सही हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है अल-बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। और एक कारण दिया गया है यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो अल-बरूनी जो था वह उज्बेकिस्तान से आया था और इब्न बतूता मोरक्को से। ये आपको याद रखना है। ये अन्य देशों की इन्होंने यात्रा की है, विभिन्न देशों की यात्रा की है, लेकिन भारत से नहीं की, यानी ये भारत खुद यात्रा पर आए थे। तो पहला तो गलत हो गया। और कारण लिखा है यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही बात है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्होंने भारत से अपनी यात्रा विभिन्न देशों में नहीं की, यानी कि ये खुद भारत यात्रा पर आए थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। पहला है माउंट किलिमंजारो, दूसरा है फ्यूजियामा और तीसरा है आल्पस पर्वत। अब सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी की गतिविधि से बनते हैं, आमतौर पर लार्वा और राख के संचय के माध्यम से। ये पर्वत अक्सर अपने शंक्वाकार आकार के लिए जाने जाते हैं और सक्रिय या विलुप्त ज्वालामुखियों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इनमें जो ज्वालामुखी पर्वत है यानी जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है वह बताना है। तो इसमें जो लिखा हुआ है माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा, ये ज्वालामुखी से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ए और बी यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो माउंट किलिमंजारो है ये तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें 3 ज्वालामुखी शंकु शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो फ्यूजियामा है ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये आपको याद रखना है। और जो आल्पस पर्वत है ये आल्पस पर्वत यूरोप में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया सहित 8 देशों में फैली हुई है। तो इन सब के बारे में भी याद रखिए, इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कौआ पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है और वीवर पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाता है। तो पक्षियों के घोंसलों के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है, पक्षियों के बारे में भी पढ़ाया है। कौआ पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला नहीं बनाता, कौआ जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला नहीं बनाता। वीवर पक्षी लालटेन की तरह लटकते हुए घोंसले बनाते हैं और नर वीवर कई घोंसले बनाता है और मादा उनमें से पसंद करती है जो उसे अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है दर्जन चिड़िया। तो ये दोनों ही गलत हैं, तो ए और बी दोनों गलत हैं, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिकथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। कारण दिया गया है मृत सागर के 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। अब इसमें बताना है कि कौन से सही है। तो अगर कोई तैरना ना भी जानता हो तब भी वह मृत सागर में आसानी से तैर सकता है क्योंकि उसमें लवण बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं।
पहला है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व और चौथा है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां पूछी गई हैं। तो ये रहा उत्तर प्रदेश और ये है गुजरात और ये रहा आंध्र प्रदेश। तो गुजरात के सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश है वह उत्तर पूर्व में है और जो आंध्र प्रदेश है वह दक्षिण पूर्व में है। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां हो गई उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। चलिए विकल्प देखते हैं। तो इसमें जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है वही सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलने में वह कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? पहला विकल्प है प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है मांसपेशियों की ऊर्जा और चौथा है ध्वनि ऊर्जा। तो क्रिकेट खेलने में मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग होता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। पहला विकल्प है केवल प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, तीसरा है यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा और चौथा है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो जब हम ईंधन जलाते हैं तब हमें ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने पर चिपचिपे हो जाते हैं? पहला विकल्प है बोरा चावल, दूसरा है अरबोरियो चावल, तीसरा है बोम्बा चावल और चौथा है पोन्नी चावल। तो असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है, ये पकने पर चिपचिपे यानी कि स्टिकी हो जाते हैं, ये है बोरा चावल। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। असम का त्योहार भी आपको याद रखना है, बिहू। तो ये बोरा चावल जो है एक प्रकार के चावलों की किस्म है। ये भारत के असम के क्षेत्र में उगाया जाता है। यह अपनी सुगंधित खुशबू और विशिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है। अब जो और चावल के प्रकार लिखे हुए हैं, अरबोरियो चावल, तो ये छोटे दाने वाला चावल है और ये इटली के पीडमोंट क्षेत्र में उगाया जाता है। बोम्बा चावल तो यह जो है स्पेन के वालेंसिया क्षेत्र में उगाया जाता है और पोन्नी चावल, तो पोन्नी चावल भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में उगाया जाता है। तो इन सब के बारे में भी याद रखिए, इसमें पहला विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि है? पहला विकल्प है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा है फरवरी से अप्रैल, तीसरा है अप्रैल से जून और चौथा है अगस्त से अक्टूबर। तो मधुमक्खियों के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? मधुमक्खियों के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मधुमक्खियां कुछ ही होती हैं, ये कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होती हैं श्रमिक मधुमक्खियां। ये छत्ते बनाने का कार्य, बच्चे पालने का कार्य, शहद बनाने का कार्य, फूलों से रस एकत्र करने का कार्य, ये सभी कार्य श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय पूछा गया है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो समय होता है ये मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। ये जो समय है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय है, तो ये आपको याद रखना है। और मधुमक्खियों को लीची के फूल लुभाते हैं और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इतनी बार मैंने प्रैक्टिस करवाई है और कई बार मैंने मधुमक्खियों से संबंधित प्रश्न लिया है, तो प्रश्न तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। मधुमक्खियों से संबंधित, हाथियों से संबंधित, रेगिस्तानी ओक से संबंधित, ये सभी प्रश्न मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस में करवाए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए।
जीरा दिया गया है, केसर, मिर्च, लौंग। मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहला लिखा है जीरा, तो जीरा होता है छोटा परंतु खुशबूदार, इसे चौथे से मिला देंगे। उसके बाद लिखा है केसर, तो केसर पीले रंग की होती है, इसे तीसरे से मिला देंगे। मिर्च दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति हुई है, और लौंग कील की तरह दिखता है, इसे पहले से मिला देंगे। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो देसी और विदेशी सब्जियों के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। जो दक्षिण अमेरिका है, इससे हरी मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर और मूंगफली आया है। अफ्रीका से भिंडी और कॉफी, यूरोप से बंद गोभी और मटर, और चीन से सोयाबीन। और जो भारत में पैदा होने वाली सब्जियां और फल हैं वो कौन कौन से हैं? बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी। और फल कौन कौन से हैं? आम, संतरा, बेर, केला। और जो चाय है वह असम की है, वो भी भारत की ही है। तो ये सब आपको याद रखना है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। पहला विकल्प है उड़ीसा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है तेलंगाना। तो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। तो बंगाल की खाड़ी के जो तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह पहला विकल्प हो जाएगा, उड़ीसा। अब एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि अरब सागर के तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो विकल्प में आपको दिया जाता है कौन सा है, तो आपको सभी याद रखने हैं। तो अरब सागर के तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली। ये याद रखिए, इनसे प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न में जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो जंगलों के बारे में जो सत्य कथन है, पहला लिखा हुआ है कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, बिल्कुल सही बात है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कितनी भूमि मिलेगी। तो झारखंड में तय नहीं करती, जो खेती का लॉटरी सिस्टम है ये है मिजोरम का। तो इसमें क्या किया जाता है, जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के सुंदर बर्तन में पर्ची रखी जाती है, उनमें से एक पर्ची निकाली जाती है। एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है उसे एक टीन जमीन कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो 20 में गलत हो गया। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि जंगल अधिकार कानून उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। यहाँ 15 लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, ये सही है। तो ए और डी सही है, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसमें द्रव्यमान पूछा गया है, तो द्रव्यमान होता है घनत्व गुणा आयतन। तो घनत्व दिया गया है 24, आयतन है 6, दोनों का कर देंगे गुणा, 144 ग्राम आ जाएगा। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। दूसरा है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तीसरा है वे जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। और चौथा है वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तो पहले ही कह दिया गया कि वे अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, तो चबाकर तो नहीं खाते। तो चौथा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यही गलत है। ये अपने शिकार को निगल जाते हैं, चबाते नहीं है। सांपों के बारे में आपको और क्या क्या याद रखना है। भारत में 4 तरीके के ही सांप जहरीले होते हैं। कौन कौन से? नांग, करत, दुबोइया और अफाई। और जो
सांप के कांटे की दवा होती है, ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी केंद्रों में ये उपलब्ध होती है और इसे सीरम कहा जाता है। तो इतना और आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से पिघलाकर बनाया जाता है। किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है, ये पूछा गया है। अभी इसी तरीके का प्रश्न आया था। लिखा है टिन और कॉपर, दूसरा है कॉपर और जिंक, तीसरा है एल्युमिनियम और जिंक और चौथा है जिंक और टिन। तो कांसा जो है टिन और कॉपर की मिश्र धातु है, यानी तांबा और टिन की। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। तीसरा है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं और हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। तो 3 महीने के हाथी का बच्चे का वजन जो होता है 200 किलोग्राम होता है, पहला गलत हो गया। और वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक झाड़ियां और पत्तियां खाता है, दूसरा भी गलत हो गया। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं और हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। सी और डी इसमें सही है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए लिखा है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। मनाली में बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो मनाली में जो घर बनाए जाते हैं लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं और यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है, ठंडा इलाका है। लेकिन जो घर हैं वह मजबूत बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते। तो पहला तो इसमें गलत हो गया। कथन बी सही है, यानी कि ए गलत परंतु बी सही, पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। जो मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं असम में, यानी असम में बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए लोग मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ए इसमें गलत, बी सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। और जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। अभिकथन और कारण दिए गए हैं, तो दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अभिकथन भी सही है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। अब तने के मुख्य कार्य हैं, इनमें से ये कार्य दिए गए हैं, इनमें तने का कार्य बताना है। तो भोजन का उत्पादन और भंडारण, तो भोजन का उत्पादन जो है कहाँ होता है, पत्तियों में। पत्तियों को भोजन का रसोई घर कहा जाता है, तो पहला तो गलत हो गया। पौधे को शक्ति और सहारा देना और पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, तो इसमें केवल बी और सी यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर चुनें। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। दूसरा है, यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। तीसरा है, यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है और चौथा है, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तो जौहर जो है मिट्टी के छोटे चैक बांध हैं जो वर्षा जल को एकत्रित और संरक्षित करते हैं। तो यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं खून की जांच से। पहला विकल्प है, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। दूसरा है, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। तीसरा है, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा और चौथा है, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। तो मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराई जाती है तो उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलता है, चौथा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं।
हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा है छत्ते में कुछ नर मक्खी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती हैं। तीसरा लिखा है छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां हैं जो दिन भर छत्ते बनाने और बच्चे पालने का कार्य भी करती हैं। और चौथा है श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में इसी वीडियो में मैंने आपको बताया ही था। तो मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती हैं जो कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं। सी में लिखा है छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं, ये तो सही है, लेकिन दिन भर छत्ते बनाने का काम नहीं करती और ना ही दिन भर बच्चे पालती हैं। ये और भी कार्य होते हैं उन्हें करती हैं, जैसे फूलों से रस एकत्र करती हैं, शहद बनाती हैं और बच्चे पालती हैं, लेकिन दिन भर छत्ते बनाना और बच्चे पालने का कार्य नहीं है इनका। तो सी भी गलत हो गया। डी लिखा है श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये सही है। ए और डी इसमें सही है, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, तो अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था। चलिए विकल्प देख लेते हैं। दर्जन चिड़िया, दूसरा है वीवर पक्षी, तीसरा है कलचिड़ी और चौथा है शक्कर खोरा। तो जो वीवर पक्षी होता है ये कई घोंसले बनाता है। मादा होती है, पसंद करती है, उसे जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब जो और पक्षी लिखे हुए हैं इनके घोंसलों के बारे में ही जान लीजिए। दर्जन चिड़िया है, ये क्या करती है, पत्तों को आपस में सिल लेती है, थैली जैसी बना लेती है, उसी में अंडे देती है। कलचिड़ी, इसे इंडियन रॉबिन भी कहते हैं, तो यह पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है। यह अपना घोंसला नाजुक टहनियों, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से बनाती है। और जो शक्कर खोरा होता है ये क्या करता है, ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है और घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े, मकड़ी के जाले, ये सब कुछ इसके घोंसले में होते हैं। तो आपको याद रखना है जो शक्कर खोरा है ये छोटी डाली से या झाड़ी से लटकता हुआ घोंसला बनाता है, लेकिन जो वीवर पक्षी होता है ये भी लटकता हुआ घोंसला लालटेन की तरीके से बनाता है, लेकिन ये ऊंचे पेड़ पर भी बना लेता है, लेकिन ये छोटे पेड़ पर बनाता है या झाड़ी पर। तो दोनों में अंतर याद रखना है, दोनों ही घोंसले लटकते हुए बनाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइनदार की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है तेलंगाना। तो पोचमपल्ली जो है तेलंगाना का भाग है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए में लिखा है लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कथन बी में लिखा है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसमें ए सही है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, ये सही है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 1500 वर्ष पूर्व हुआ, ये गलत है, क्योंकि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ है यह 1500 साल से पहले का भी पुराना है, यानी 1500 साल से भी पुराना है। तो बी इसमें गलत हो गया। ए सही किंतु बी गलत, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। ये रिवीजन वीडियो है तो ये सभी प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर तो आते ही हैं, लेकिन रिवीजन भी तो करना जरूरी है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य पूछे गए हैं। पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार और चौथा है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश।
तो ये रहा हरियाणा। इसके साथ जो सीमा साझा कर रहे हैं राज्य, व राज्य बताने हैं, तो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और पंजाब है। अब विकल्प में जो तीनों ही इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं हमें वे बताने हैं। तो चलिए विकल्प देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों ही राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, तो यही विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसमें उत्तर प्रदेश तो करता है, उत्तराखंड भी करता है, मध्य प्रदेश नहीं करता, इसलिए ये गलत है। इसमें हिमाचल प्रदेश सीमा से लगा हुआ है, पंजाब भी लगा हुआ है, लेकिन बिहार नहीं लगा, इसीलिए ये गलत है। और इसमें भी बिहार लिखा हुआ है, इसीलिए ये गलत है। तो ये तीनों गलत हो जाते हैं, पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। और आर में लिखा है कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। तो रेशम का जो कीड़ा होता है वह अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, क्योंकि कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं। और कथन बी लिखा हुआ है फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करते हैं। अब इसमें बताना है कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। तो जाइलम जो होता है यह जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और कथन बी लिखा है कि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करते हैं, ये भी सही है। कथन ए और बी दोनों ही सही हैं, यानी कि आपका जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसने उसमें कुछ साबुत नींबू डाल दिए, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि पहला विकल्प लिखा हुआ है नींबू जल में डूब गया, दूसरा है नींबू जल में तैरने लगा, तीसरा है नींबू जल में दो भागों में टूट गया और चौथा है नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। तो जब साधारण जल में नमक मिला दिया जाता है तो उसका घनत्व तो बढ़ जाता है, और जब घनत्व तो बढ़ जाएगा तो नींबू जल में तैरने लगेगा, दूसरा विकल्प इसमें सही है। और जब साधारण जल में नींबू डालते हैं तो वह उसमें डूब जाता है, दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। और जब नमक मिला देते हैं तो उसका घनत्व तो बढ़ जाता है जल का, तो नींबू तैरने लगता है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। बोरा असम में उपयोग किए जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो मैंने आपको अभी बताया था कि बोरा असम में खाए जाने वाले चावल का एक सामान्य प्रकार है जो पकने पर चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं, तो पहला तो सही है। और धान की खेती चिकनी मिट्टी में होती है और इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है, ए और बी दोनों ही सही हैं, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। द्रव्यमान बताना है, घनत्व और आयतन दिया गया है। द्रव्यमान होता है घनत्व गुणा आयतन, 12×3 = 36, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो द्रव्यमान का सूत्र याद रखना है घनत्व गुणा आयतन, और दोनों का कर देना है गुणा, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न दिया गया है घर्षीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुने, यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। तो लिखा हुआ है जैसलमेर के राजा घरसी ने इसे बनवाया था, यह लगभग 650 साल पहले बनवाया गया था।
यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। तो घड़सीसर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और आपको जब मैंने प्रैक्टिस में ये प्रश्न लिया था तब भी डिटेल में बताया था। तो जैसलमेर के राजा घड़सी ने इसे बनवाया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया घड़सीसर। और यह लगभग 650 साल पहले बनवाया गया था। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये गलत है क्योंकि ये अब प्रयोग में नहीं है। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं था यानी जो गलत कथन था वह बताना था। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है। तो अभिकथन है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, ये सही है। लेकिन अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये गलत है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी कम ताप पर उबलने लगता है। तो अभिकथन सही है, कारण इसमें गलत लिखा हुआ है। ए सही लेकिन आर गलत, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। पहला है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है मणिपुर और चौथा है चंडीगढ़। तो संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुदुचेरी। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसमें जो मणिपुर है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? पहला विकल्प लिखा हुआ है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, दूसरा विकल्प है असम और उड़ीसा, तीसरा विकल्प है गुजरात और तमिलनाडु और चौथा विकल्प है बिहार और बॉम्बे हाई। तो कच्चे तेल के उत्पादक पूछे गए हैं, तो गुजरात और तमिलनाडु तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? पहला विकल्प है मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर और चौथा विकल्प है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो हमारे देश का जो संविधान है वह डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये भारत सरकार के पहले कानून मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। और 1990 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ये कार्य दिए गए हैं कुछ पौधों के और फिर हमें बताना है कि ये कार्य किसके हैं। पहला लिखा है पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित यानी भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं, यानी कि अब इनमें से जड़ों के कार्य बताने हैं। तो पौधे को सहारा देना ये जड़ का कार्य है, भोजन संचित करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, लेकिन ह्यूमस प्रदान करना ये जड़ का कार्य नहीं है क्योंकि ह्यूमस तो मिट्टी से प्राप्त होता है, मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस पाया जाता है। तो ए सी डी सही है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है तमिलनाडु। तो अब ये तेलंगाना का भाग है, पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था। अब प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए कि पोचमपल्ली जो कस्बा है पहले किस राज्य का भाग था, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश का। वर्तमान में किसका भाग है? तेलंगाना का, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर एक नया राज्य बन गया है इसलिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। पहला विकल्प है गुड़, आंवला, टमाटर, दूसरा है पालक, आंवला, गुड़, तीसरा है आंवला, बंद गोभी, टमाटर और चौथा है बंद गोभी, आंवला, पालक। तो जिसमें लौह तत्व यानी आयरन प्रचुर मात्रा में है वह है आंवला, पालक, गुड़, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। पहला विकल्प है फाख्ता कौआ मोर, दूसरा है बाज कबूतर तोता, तीसरा है कौआ चील बुलबुल और चौथा है बाज चील गिद्ध। तो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। चील बाज गिद्ध, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 50 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ये रिवीजन वीडियो है, मैं सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाया है, नोट्स बनाकर आप लोगों को पढ़ाया भी है और नोट्स टेलीग्राम पर ही है। आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके देखिए, नहीं तो आप फाइल्स में चेक कीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। और कहीं पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, बिल्कुल फ्री रहिए और प्रसन्न भी रहिए और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।